हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी का पार्ट 3 वीडियो है। और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस में हमने इस सैम्पल पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को नहीं देखा है तो वो वीडियोस को आप देख सकते हैं। वो वीडियोस आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में दिख जाएंगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा सेक्शन बी, ये भी हमने लास्ट वाली वीडियो में कर लिया था। अब इस वीडियो में हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो सेक्शन सी हमारा लिटरेचर सेक्शन है। तो चलिए सेक्शन सी के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, सेक्शन बी हमारा दोबारा से आ गया है जो कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का है। यानी कि आपके इस सैम्पल पेपर में सेक्शन बी 2 बार दिए गए हैं, एक ग्रामर वाला और दूसरा सेक्शन बी जो है ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला। तो जैसा पैटर्न आप इस सैम्पल पेपर का देख रहे हैं ऐसा ही पैटर्न आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। यानी कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी सेक्शन बी 2 बार दिया होगा, एक ग्रामर वाला और दूसरा ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला। तो ये जो हमारा सेक्शन बी है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। वैसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बड़े बड़े हैं, इसीलिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको इसके सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो बता दूंगा, ठीक है। और देखिए, ये सेक्शन बी जो है हमारा 10 नंबर का ही है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है 2-3 वो उनके आंसर बड़े बड़े हैं, जैसे कि हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जाएगा। इसके अलावा स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें हैं। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। इस वीडियो में हम जो सेक्शन सी है लिटरेचर सेक्शन, इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, सेक्शन सी हमारा 40 मार्क्स का है। यानी कि सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वे सारे 40 मार्क्स के होंगे। तो चलिए अब हम सेक्शन सी का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, हमसे क्या बोला है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन। तो देखिए, यहाँ पर ये हमें फर्स्ट एक्सट्रैक्ट्स दिया गया है। तो ये देखिए, ये जो हमारा है ये आपका चैप्टर जो है रीच फॉर द टॉप, इस चैप्टर का ये जो आप देख रहे हैं ये एक पार्ट है, यानी कि एक पैराग्राफ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये पूरा आप देख रहे हैं पैराग्राफ, इसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली आपको रीड करना है, ठीक है। और फिर इसके बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना कि इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। मैं आपको इसके जो क्वेश्चन के आंसर है वो करवा रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन। यानी कि जो ये संतोष वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसका जो मतलब होता है वो हमारा सेटिस्फैक्शन होता है। यानी कि संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्टि, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है, Was संतोष content with her place in a traditional way of life? Give one reason। यानी कि जो संतोष थी क्या वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जीती थी, यानी कि जहां पर वो रहती थी तो वहां की परंपरा के अनुसार क्या वो अपना लाइफ जीती थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो। और नो के बाद क्या लिखेंगे, देखिए ये जो हमें दिया गया है इसमें आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें सबसे पहले लिखना है नो। और नो के बाद हमें आगे यहां से लिखना है, हम लिखेंगे कि नो शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहां से लेकर स्टार्ट तक लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली। तो देखिए, संतोष's डैश ट्रेट इज एग्जिबिटेड व्हेन शी प्रेफर्ड टू वियर शॉर्ट्स व्हेन अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा डिटरमाइंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिटरमाइंड,
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस डैश का। तो हम लिखेंगे संतोष डिटरमाइंड ट्रेट इज एग्जिबिटेड व्हेन शी प्रेफर टू वियर शॉर्ट्स, यानी कि जो संतोष है उसका ये जो डिटरमाइंड है इस ट्रेट का, यानी कि इस लक्षण का उसने प्रदर्शन किया वो शॉर्ट्स पहनकर, जबकि दूसरे जो गर्ल्स हैं वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस को पहनती थी। ठीक है, तो इसीलिए इस थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा डिटरमाइंड। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ में क्या बोला है, शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? तो ये जो स्टेटमेंट बोला है इसका मतलब क्या है कि शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि शी मेड हर ऑन रूल्स टू लिव बाय, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, व्हाट क्वालिटी ऑफ संतोष इज मेंशन्ड हेयर। तो संतोष की कौन सी क्वालिटी यहाँ पर मेंशन किया गया है वो हमें पहचानना है। तो देखिए इसमें जो है शी वॉज डिटरमाइंड, यानी कि ये क्वालिटी मेंशन किया गया है, तो इसीलिए फिफ्थ का हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था ये एक्सट्रैक्ट वाला, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हमने पांचों के आंसर कर लिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हमें और यानी कि अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि एग्जाम में आप चाहें तो ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं इसे कर सकते हैं, या फिर ये वाला अगर आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप ये और वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि नीचे वाला ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी करा देता हूं ताकि आपको दोनों अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना है कि जो ये पूरा आप ये पैराग्राफ देख रहे हैं इसको आपको केयरफुली रीड करना है, और ये पैराग्राफ जो है आपका जो चैप्टर है द लास्ट लीफ इस वाले चैप्टर से लिया गया है, यानी इस चैप्टर का ये पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना बहुत ही ध्यान से, मैं आपको इसके क्वेश्चन के आंसर करा रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड टू जॉन्सी, यानी कि जो जॉन्सी है उसके साथ क्या हुआ था। तो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, यानी कि वो निमोनिया से पीड़ित थी, ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड में क्या पूछा है, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि ये जो आपको एनालॉजी दिया गया है इसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो डैश है यहाँ पर हमें आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस एनालॉजी को आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हैप्पी है फिर हेल्दी है, तो हैप्पी और हेल्दी ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे के ये सिमिलर भी नहीं है और एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो इसीलिए इसको सबसे पहले हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। तो हैप्पी और ग्लूमी ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हैप्पी का मतलब खुश होता है, ग्लूमी का मतलब उदास होता है। तो ऐसे ही अब इस हेल्दी का ऑपोजिट हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हेल्दी का क्या मतलब होता है, हेल्दी का मतलब होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसी को हम हेल्दी बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑपोजिट अनहेल्दी। तो हम ये जो डैश है इसमें लिखेंगे अनहेल्दी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस डैश का, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाई डिड द डॉक्टर से इफ शी डज नॉट वांट टू लीव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, यानी कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि इफ शी डज नॉट वांट टू लिव, अगर वो जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, यानी कि मेडिसिन जो है वो भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो हमें बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए बिकॉज यानी कि क्योंकि जॉन्सी हैड लॉस्ट ऑल होप टू गेट बेटर, यानी कि जॉन्सी जो है वो सारा आशा सारा जो होप है वो खो चुकी थी बेटर होने का, ठीक होने का दोबारा से। तो इसीलिए हमारा थर्ड का ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है,
अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट what was she trying to do by talking about clothes and fashion and starting painting in front of जोंसी। यानी कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, यानी कि ऊपर जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो स्यू है वो जोंसी के सामने पेंटिंग, फैशन, क्लोथ्स इन सब के बारे में बात क्यों कर रही थी? क्योंकि टू मोटिवेट जोंसी टू गेट बेटर, यानी कि जोंसी को मोटिवेट और उसको ठीक करने के लिए। यानी कि ये थर्ड जो है ये हमारा करेक्ट है। तो देखिए थर्ड जो है वो हमें इस सी वाले ऑप्शन में दिया है, यानी कि ओनली 3। तो इसीलिए हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिस्ट एनी 2 थिंग्स दैट शू डिड टू मेक जोंसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। यानी कि हमें कोई 2 ऐसी चीजें बतानी है जो सू ने जोंसी को इंटरेस्ट दिलाने के लिए किया। तो इसका आंसर जो है हमें इस जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसी में मिलेगा। तो देखिए ये रहा हमारा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हम लिखेंगे अपने आंसर में शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोंसीज रूम। यानी कि शू जो है वो जोंसी के रूम में ड्राइंग बोर्ड लेकर आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी। टू टेक जोंसीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विशल्ड वाइल वर्किंग। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक इसका आंसर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका आंसर कंप्लीट। जो भी मैंने आपको आंसर बताया उसी में आप 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें 2 एक्सट्रैक्ट हमें दिए गए थे जिनमें से हमें किसी एक को करना था, तो मैंने आपको दोनों करा दिया है। अब इसके बाद देखिए हम इसके सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड में क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन। तो यहाँ पर भी देखिए हमें ये एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है और एक और हमें नीचे दिया गया है, दोनों में से किसी एक को हमें करना है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पोएम है जो कि ऑन किलिंग अ ट्री, इस वाले पोएम से ये हमारा लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पोएम को केयरफुली ध्यान से पढ़ना है और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं अब आपको करा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द रूट ऑफ द ट्री इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। तो देखिए यहाँ पर जो ये अंडरलाइन एंकरिंग है इसके बारे में क्या बोला है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। यानी कि जो ये अंडरलाइन वर्ड है एंकरिंग, तो इसकी जगह पर हम एक और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि होता है हमारा एंटायरली। ठीक है, ये वाला वर्ड हम यूज कर सकते हैं और ये हमें पोएम में भी दिया गया है। आप पोएम को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा अंडरलाइन वर्ड था उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं एंटायरली, क्योंकि एंकरिंग का मतलब ही पूरी तरह से होता है और एंटायरली का मतलब भी पूरी तरह से ही होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एंटायरली फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या बोला है, हाउ डज द अर्थ गिव प्रोटेक्शन टू द ट्री। यानी कि जो अर्थ है वो ट्री को किस तरह से प्रोटेक्शन देता है, किस तरह से सुरक्षित करता है। तो इट एंकर्स द ट्री एंड कीप्स इट फर्मली स्टैंडिंग। यानी कि जो अर्थ है वो पेड़ को बिल्कुल सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सेकंड का ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड में हमसे बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। टू किल अ ट्री इट हैज टू बी पुल्ड आउट एंटायरली फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जो ट्री है उसको किल करने के लिए हमें अर्थ में से जो ट्री है उसको पूरी तरह से बाहर निकालना होता है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। तो इसीलिए थर्ड का आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड का आंसर हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमसे बोला है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। तो देखिए
द आइडिया दैट द ट्री इज लाइक अ लिविंग बीइंग एंड नॉट इजी टू किल इज। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा थॉटफुल है, ठीक है। तो इसीलिए फोर्थ का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको समझिए ध्यान से, हमसे बोला है द आइडिया दैट द ट्री इज लाइक अ लिविंग बीइंग एंड नॉट इजी टू किल इज। तो इसका मतलब है कि द आइडिया दैट द ट्री इज लाइक अ लिविंग बीइंग एंड नॉट इजी टू किल इज, यानी कि ये आइडिया कि जो ट्री है वो एक लिविंग बीइंग की तरह है और इसे किल करना इजी नहीं है। तो ये किस तरह का आइडिया है, ये हमारा है थॉटफुल। तो इसीलिए फोर्थ का सी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव सोर्स ऑफ द ट्री। तो जो मोस्ट सेंसिटिव सोर्स ऑफ द ट्री होता है वो होता है द रूट्स, यानी कि हमारा फिफ्थ का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी हमें और यानी कि अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप चाहें तो अपने एग्जाम में इससे ऊपर वाला जो अभी हमने किया वो कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो है हमारा अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इस वाले पोयम से ये लिया गया है, ठीक है। तो इस पोयम को आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेना, इसे भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो अब मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट। तो जो एक्सट्रैक्ट है उसमें ही कौन है, तो ही जो है वो सेंट पीटर है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो है इसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाई वाज सेंट पीटर अबाउट टू फेंट, यानी कि जो सेंट पीटर है वो बेहोश क्यों हो गए थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ फास्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सेकंड वाले क्वेश्चन का, बिकॉज ऑफ फास्टिंग, यानी कि उन्होंने व्रत किया था इसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड में क्या बोला गया है, हाउ डिड द वुमेन प्रोवोक सेंट पीटर, यानी कि जो वुमेन है उन्होंने यानी कि औरत ने सेंट पीटर को किस तरह से प्रोवोक किया। तो बाय नॉट गिविंग एनी केक टू सेंट पीटर, यानी कि सेंट पीटर को केक नहीं दे करके वुमेन ने सेंट पीटर को प्रोवोक किया। तो इसीलिए थर्ड का हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या बोला है, कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द ओल्ड लेडी। तो यहाँ पर देखिए लार्ज है और ये स्मॉल है, यानी कि लार्ज मीन्स होता है बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऐसे ही जनरस, जनरस का हमें ऑपोजिट बताना है जो कि इस डैश में आएगा। तो जनरस का मतलब होता है कि उदार, यानी कि जो दयालु होता है उसे हम जनरस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल्फिश, ठीक है, यानी कि मतलबी। तो इसीलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा सेल्फिश। अब इसके बाद चलिए फिफ्थ को करते हैं। फिफ्थ में क्या बोला है, व्हाट थॉट अकर्ड टू द वुमेन व्हाइल द केक वॉज बीइंग बेक्ड, यानी कि जब केक बन रहा था तो वुमेन के दिमाग में कौन से थॉट आए, तो दैट द केक वॉज टू बिग टू गिव अवे, यानी कि फिफ्थ का हमारा ये सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो सेकंड वाला क्वेश्चन है सेक्शन सी का उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे इस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें कोई हमें एक्सट्रैक्ट नहीं दिया गया है, इनके हमें आंसर डायरेक्ट लिखने हैं। तो यहाँ से जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर कराऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप जितना मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ से जो है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।